वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो गाइज, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार गवर्नमेंट की जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बीपीएससी का 66 वाला एग्ज़ाम होने वाला है 27 दिसंबर को, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जितनी भी पॉलिसी हैं उससे 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो तैयार किया आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, यदि आप सभी लोगों ने अभी तक हमारी जो टेस्ट सीरीज एक चल रही है और जो आस्था है इसके द्वारा चलाई जा रही है, यदि आप सभी लोगों ने उन टेस्टों को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोगों की सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, जहाँ पे सारे टेस्टों को ऐड कर दिए गए हैं और उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आप सभी लोग उन टेस्टों को वॉच करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी है वो कितनी बेहतर है। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को नष्ट ना करते हुए, क्योंकि समय वेरी इंपॉर्टेंट है इस समय आप लोगों के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्षेत्र महिलाओं से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, यानी जो बिहार में महिलाओं से संबंधित जितनी योजनाएं बनाई गई हैं उनका उद्देश्य क्या है, वो क्यों बनाई गई हैं, उन्हीं पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा लिंग भेद दूर करने हेतु, यानी कन्या भ्रूण हत्या के लिए चलाई गई थी। जो कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई थी कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा लिंग भेद दूर करने हेतु। अगली है मुख्यमंत्री विवाह योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विवाह के समय 5,000 की सहायता राशि जिनकी वार्षिक आय 60,000 तक हो, यानी कि जो मुख्यमंत्री विवाह योजना पॉलिसी चलाई गई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 5,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। किसको दी जाएगी? जिसकी वार्षिक आय 60,000 रुपये हो, यानी 60,000 रुपये जिसकी वार्षिक आय हो उन्हीं लोगों के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। अगली देखते हैं, अगली योजना कौन सी है। अगली है मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाना, यानी जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको 6 माह के अंदर साक्षर बनाना। अगली पॉलिसी है अल्पावास गृह योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हिंसा व शोषण की शिकार महिलाओं को संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि इसका उद्देश्य ये था कि जो हिंसा हुआ था जिन महिलाओं के साथ या शोषण जिनका किया जा रहा था उन महिलाओं को संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करना था। अगला है हुनर योजना। हुनर योजना का उद्देश्य है मुस्लिम, एससी, एसटी एवं ईबीसी वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी एससी और एसटी और ईबीसी वर्ग के लोगों के 10 से 16 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। अगला है ममता कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव व स्तनपान हेतु। अगली है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण, यानी कि ना वुमन एम्पावरमेंट। और सेकंड क्या है? इसका कार्यान्वयन महिला विकास निगम द्वारा किया जाएगा, यानी जो इस पॉलिसी का कार्यान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो महिला विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। अगली है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराना। अगली योजना है बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक छात्राओं को पोशाक हेतु 1,000 रुपये अनुदान, और ये बजट 2019-20 से 1,500 रुपये कर दिया गया। यानी पहले क्या था? पहले 1,000 रुपये पोशाक, मतलब जो कपड़े जो दिए जाएंगे, जो ड्रेस होगी उनकी यूनिफॉर्म, तो पहले 1,000 रुपये था, लेकिन बजट जो 19-20 आया उसमें क्या किया गया? उसमें 1,000 की जगह पे 500 रुपये और ऐड किए, यानी 1,500 रुपये अब दिए जाएंगे। अगली योजना है कन्या उत्थान योजना। ये 3 अगस्त 2018 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना और लिंगानुपात में वृद्धि करना, बालिकाओं
शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिक्षा को बढ़ाना और बाल विवाह पर रोक आदि। यानी कि इसमें कई सारी उद्देश्य छिपे हुए हैं। अगले देखते हैं, अगली है बिहार विशेष कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय जीवन बीमा निगम का समूह बीमा लाभ विद्यालय की बालिकाओं के लिए, यानी कि बीमा क्षेत्र से रिलेटेड थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। उसके बाद है ज्ञान ज्योति कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती 21 प्रखंडों की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, यानी सीमावर्ती 31 प्रखंडों की जो बालिका हों उनको शिक्षा से जोड़ना, यानी शिक्षा की मुख्य धारा में उनको लाना। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था क्षेत्रीय हस्तशिल्प को दक्ष बनाना। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, यानी कि एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था ये। अब नेक्स्ट है गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित, यानी जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी के संबंधित योजनाएं चलाई गई थी, अब उनको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना जीविका। ये 2007 से कार्य प्रारंभ हुआ था, यानी 2007 से। और इसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, महिला सशक्तिकरण और गरीबी में कमी लाना, यानी वुमन एम्पावरमेंट, और उसके बाद में गरीबी में कमी लाना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, बेरोजगारी को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना। अगली है प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना। इसका उद्देश्य क्या था? ये 2016-17 में प्रारंभ और नवंबर 2000 में प्रारंभ की गई थी, और ये गरीबी में कमी लाना और वित्तीय सहायता के माध्यम से, यानी वित्तीय सहायता के माध्यम से गरीबी में कमी लाना। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका ये 2 अक्टूबर 2019 तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त कराना, यानी ODF। अगली है जन वितरण प्रणाली। इसका उद्देश्य क्या था? कि सब्सिडी वाली कीमत पर बुनियादी खाद्य व खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना, यानी सब्सिडी वाली कीमत पर खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराना, जो बुनियादी खाद्य सामग्री हमारी है। अगले है मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी पेयजल निश्चय योजना। इसका उद्देश्य था, ये 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हुई थी, और इसका उद्देश्य था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता जो है सुनिश्चित कराना, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो पाइपलाइन के द्वारा गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। अगला है सतत जीविकोपार्जन योजना। ये 5 अगस्त 2018 से प्रारंभ हुई थी। यह आय से संबंधित गतिविधियों के लिए लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण देना और वैकल्पिक रोजगार प्राप्ति है, यानी रोजगार से रिलेटेड थी ये योजना। अगली है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इसका उद्देश्य क्या है? यह राज्य के बेरोजगार लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, यानी राज्य के बेरोजगार जो लोग हैं उनको कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। तो काफ़ी अच्छी पॉलिसी थी ये। उसके बाद है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसका उद्देश्य क्या था? ये क्यों चलाई गई थी? ये क्या है? ये 12वीं पास गरीब परिवारों के छात्रों को आगे पढ़ने खर्च सरकार इसके माध्यम से देती है, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी 12वीं पास के बाद जो आगे की पढ़ाई का खर्च होगा वो सरकार इसके माध्यम से देती है। अगला है कौशल विकास योजना। ये 2017 में प्रारंभ हुई थी। ये 10वीं पास छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी जो 10वीं छात्र छात्रा हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जो पास हो चुके 10वीं। उम्र क्या थी इसमें? उम्र थी 15 से 25 वर्ष के बीच की होना चाहिए, यानी 15 से 25 के बीच होना चाहिए आपकी एज। अगली है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ये 2016 में प्रारंभ की गई थी, और पंजीकृत बेरोजगार युवक को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी जो पंजीकृत बेरोजगार युवक हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगली है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, या गरीब तथा बेरोजगार नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना, और 1 लाख तक की सब्सिडी 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने पर दिया जाता है, यानी 1 लाख तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने पर। अगला है सामाजिक कल्याण से संबंधित। अब देखते हैं सामाजिक कल्याण से संबंधित कितनी योजनाएं चलाई गई थी।
फर्स्ट पॉलिसी है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये क्या है? ये 60 वर्ष से अधिक आयु के असहाय, विधवाओं, विकलांग आदि लोगों हेतु, यानी जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, असहाय हैं, यानी कि कुछ श्रम नहीं कर सकते, उनके लिए चलाई गई थी। और बीपीएल परिवार के सदस्यों को 2000 प्रति माह, जबकि कुल आय 5000 से अधिक हो उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगली है बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार एवं शिल्पकार योजना। ये क्या है? ये है दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाएगी तो उसकी स्थिति में आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। मृत्यु की स्थिति में 75,000, स्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000 एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 दिया जाएगा। अगली पॉलिसी है बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन या बिहार निःशक्तता पेंशन योजना। ये क्या है? ये किसी भी आय या उम्र के 40% या उससे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति को 300 रुपये प्रति माह का आर्थिक लाभ, यानी किसी भी आय या उम्र के 40% या उससे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति को 300 रुपये प्रति माह आर्थिक लाभ दिया जाएगा। अगली है प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना। ये क्या है? यह राज्य के बाहर कार्यरत 18 से 65 वर्ष तक के असंगठित मजदूरों की मृत्यु होने पर, यानी असंगठित क्षेत्र में, यानी प्राइवेट सेक्टर में मृत्यु होने पर उनको 1 लाख का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। अगली है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये 18 से 65 वर्ष की आयु वाली विधवा को 200 प्रति माह पेंशन, यानी 18 से 65 वर्ष की आयु जो विधवा को 200 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अगली है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2019 में प्रारंभ हुई थी। इसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के सभी वृद्धजन, यानी 60 वर्ष के जो ऊपर के हैं सभी वृद्धजन, पुरुष या महिला, यहाँ चाहे पुरुष हो या महिला को, जो जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है, को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था कि इसके तहत जो 60 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, उन्हें केंद्र या राज्य सरकार से कोई भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। इस योजना के तहत 60 से 79 आयु वर्ग के लोगों को 400 प्रति माह तथा 80 या अधिक आयु वर्ग के लोगों को 500 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। पेंशन की जो राशि होगी वो भुगतान डीबीटी के माध्यम से होगी, यानी डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। अगली है, अब देखते हैं पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जितनी योजनाएं हैं इसको देखते हैं। अगली है हरियाली मिशन। ये क्या है? इस मिशन का उद्देश्य था, इस जो हरियाली मिशन था, इस मिशन का उद्देश्य था वर्तमान हरियाली आवरण को अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 15% तक लाना। कितना? 15% तक लाना था। अगली है वृक्ष संरक्षण योजना। इसका क्या उद्देश्य था? ये वृक्षारोपण में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाकर वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना, यानी कि वृक्षारोपण में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता को बढ़ाकर लोगों को जागरूक करके वृक्षारोपण की जो सुरक्षा एवं संरक्षण की सुनिश्चित करना था इसमें। उसके बाद है पॉपुलर पौधशाला योजना। ये क्या है? यह अपने ज़मीन पर पौधारोपण को प्रोत्साहन देना था इसमें, जो अपने ज़मीन पर पौधा को रोपण करना। अगला है जल जीवन हरियाली अभियान। ये क्या है? इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 अगस्त 2019 को किया गया था, जो 15 अगस्त 2019 तक चला। और इसमें क्या था? इसमें मौजूदा वन हरियाली आवरण को 15% से बढ़ाकर के अगले 2 वर्ष में 17% करना था। कितना? 15 से बढ़ाकर के अगले 2 वर्ष में 17% करना था। अगली है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। ये क्या है? यह सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में पौधशालाओं का विकास करना था। अगली देखते हैं अन्य जो योजनाएं हैं। अन्य है ST/SC उद्यमी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको देखते हैं। SC/ST युवा युवतियों के उद्यमिता क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु योजना चलाई गई थी। इसमें क्या था? इसमें लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 2500 तथा उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम 50,000 ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, यानी कि जो
इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए 2500 तथा उद्यम और स्थापित करने के लिए आपको अधिकतम 50,000 रुपये को दिया जाएगा। मतलब वो ब्याज मुक्त होगा, आपसे ब्याज नहीं लिया जाए, ब्याज मुक्त होगा। अगली है मुख्यमंत्री ST/SC मेधावृत्ति योजना। ये क्या है? ये शैक्षणिक उत्थान करना इसका मतलब था। जो योजना चलाई गई थी मुख्यमंत्री ST/SC मेधावृत्ति योजना, ये शैक्षणिक उत्थान करना। इसमें क्या था? 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी लाने पर आपको 10,000 रुपये दे हो गया, यानी 10,000 रुपये आपको पुरस्कार दिया जाएगा यदि आप 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में आते हैं। अगली है, अगले देखते हैं अगला क्या है। अगला जो यहाँ पे कुछ स्लोगन दिए गए हैं, युवा आर्थिक हल, युवाओं का बल, मुख्यतः शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों पर बल। उसके बाद में महिला, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, सरकारी नौकरियों में महिला को 35% आरक्षण। उसके बाद बिजली से रिलेटेड है, हर घर बिजली लगातार, दिसंबर 2018 तक सभी गाँव में विद्युतीकरण का लक्ष्य। अगला है जल से रिलेटेड है, हर घर नल का जल और बिहार के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य। अगला है गली नाली, इसका मतलब क्या है? स्लोगन क्या है? हर घर पक्की गली एवं नाली, असंपर्कित गांव टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य। यानी कि हर घर पक्की गली एवं नाली, असंपर्कित गांव टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य। अगला है शौचालय से, स्लोगन क्या है? शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान, सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य। अगला है अवसर, अवसर बढ़ाने, बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े। प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। यानी कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। अब बिहार की जनसंख्या के बारे में देखते हैं थोड़ा। ये जो जनसंख्या है ये 2011 की जनगणना की है। तो इसमें देखते हैं बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे इसमें। जनसंख्या, बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में 10.41 करोड़ की स्थिति है जनसंख्या की। और भारत में कितने हैं? भारत में 121 करोड़। और देश में बिहार का तीसरा स्थान है। अगला है पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में। तो पुरुष कितने हैं? पुरुष है 52.14% और पूरे भारत में कितनी है? 51.47%। उसके बाद में महिला की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? महिला की 47.86% और उसके बाद में पूरे भारत में कितनी है? 48.53%। उसके बाद में है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में जो बिहार की है वो कितनी है? वो 88.71% और पूरे भारत में कितनी है? 68.8%। उसके बाद में है शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? शहरी में है 11.29% और जो पूरे भारत में कितनी है? 31.2%। उसके बाद में 10 की जनसंख्या में वृद्धि, यानी 10 की जनसंख्या में जो वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में, उसमें 25.42%। देश में बिहार का कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। उसके बाद में फर्स्ट क्या है? मेघालय। सेकंड पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और भारत में वृद्धि कितनी हुई 10 की? 17.6%। अगला जनसंख्या घनत्व, बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। भारत में प्रथम स्थान है बिहार का जनसंख्या घनत्व में, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। और भारत में स्थिति क्या है? भारत में 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं लिंगानुपात। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, यानी 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं। तो भारत में इसका कौन सा स्थान है? तो भारत में इसका 25वां स्थान है। और भारत की जो लिंगानुपात है, तो भारत का मतलब पूरे भारत का, उसमें 943 लिंगानुपात है, यानी कि 1000 महिलाओं पर 943, 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। उसके बाद देखते हैं साक्षरता दर। तो बिहार की कितनी है? बिहार की 61.8% है और 2001 में 47% थी, यानी 47% थी। जो वृद्धि हुई कितनी? वह वृद्धि हुई 14.8% की वृद्धि हुई। और भारत में सबसे कम है, मतलब 35%। मतलब क्या है कि 35वां स्थान है भारत में इसका, किसका? बिहार का साक्षरता दर में। क्योंकि यहाँ पे
61.8% है केवल साक्षरता दर। अब पूरे भारत में कितनी है? पूरे भारत में 73% है और 2001 में कितनी थी? 64.8% थी केवल। इसमें जो वृद्धि हुई है देश की वो 8.2% की वृद्धि हुई है 10 साल में। अगला देखते हैं, अगला है पुरुष साक्षरता। तो बिहार में कितनी? बिहार में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 71.2% है और पूरे भारत में कितनी? पूरे भारत में 80.9% है। और महिला साक्षरता जो दर है वो बिहार में कितनी? बिहार में 51.5% है और उसके बाद में जो पूरे भारत में कितनी है? पूरे भारत में 64.6% है। अगला देखते हैं, अगला है जन्म दर। तो बिहार कितनी है? 32.7 प्रति 1000। अब देखते हैं मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 5.8 है और पूरे भारत में कितनी? पूरे भारत में 6.8 है। उसके बाद में शिशु मृत्यु दर जो वर्तमान में तो 1000 में 35, यानी कि 1000 में 35 शिशु मृत्यु दर है और जो पूरे भारत में कितनी है? 1000 में 33। उसके बाद में जीवन प्रत्याशा वर्तमान में है 61.6% वर्ष, मतलब 61 वर्ष तक जी सकते हैं जो जीवन प्रत्याशा वर्तमान की, लेकिन पूरे भारत की कितनी है? 65 वर्ष। उसके बाद जन आंक की लाभांश क्या है? तो लाभांश है 52.2% और पूरे भारत का कितना है? 62%। अगला देखते हैं, अब प्रमुख जिले जो देखते हैं इसकी जनसंख्या के बारे में और उसके बाद में क्या देखते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो पटना सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, उसके बाद में है पूर्वी चंपारण में, उसके बाद में है मुजफ्फरपुर में और न्यूनतम कहाँ पे? न्यूनतम है शेखपुरा में। उसके बाद है शिवहर, उसके बाद में अरवल है। उसके बाद में देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या में आपका पूर्वी चंपारण आता है, उसके बाद आता है आपका शेखपुरा न्यूनतम में। उसके बाद है नगरीय जनसंख्या में। तो नगरीय जनसंख्या में पटना सर्वाधिक है, उसके बाद शिवहरा जो है वो न्यूनतम में है। उसके बाद में शिशु जनसंख्या जो है वो पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक है। उसके बाद है जनसंख्या में वृद्धि जो है वो मधेपुरा में सर्वाधिक है। उसके बाद में गोपालगंज में न्यूनतम है। उसके बाद में है जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर, पटना, दरभंगा इसमें सर्वाधिक है। उसके बाद में कैमूर, जमुई और बांका यहाँ पे न्यूनतम है। उसके बाद है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात जो है गोपालगंज, सिवान और सारण में क्या है? सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबसे ज़्यादा है गोपालगंज में, वहाँ पे कितना? 1021। उसके बाद में न्यूनतम कहाँ पे? न्यूनतम है मुंगेर में आपका, भागलपुर, खगड़िया, ये कहाँ पे? यहाँ पे न्यूनतम जो है लिंगानुपात है। उसके बाद है शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात में आपका जो किशनगंज है वो सर्वाधिक वहाँ पे है। उसके बाद जो वैशाली आपका है वहाँ पे न्यूनतम है। उसके बाद में साक्षरता दर। तो रोहतास में आपका जो है 73.37% है। उसके बाद में आपका पटना में जो क्या है? पटना में 70.68% है। और उसके बाद में आपका जो भोजपुर है वहाँ पे 70.47% है। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखना है, यहाँ पे जो पटना में सम है, ये कम है, क्योंकि यहाँ पे 70.68% है केवल। लेकिन रोहतास में कितनी है? रोहतास में 73.37% है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। उसके बाद में जो न्यूनतम है वो पूर्णिया में 51.08% है। उसके बाद में जो सीतामढ़ी में है वो वहाँ पे कितनी है? वहाँ पे 52.05% है। उसके बाद में जो कटिहार है वहाँ पे 52.24% है। अब देखते हैं पुरुष साक्षरता। तो रोहतास में सर्वाधिक है, पूर्णिया में न्यूनतम है। उसके बाद में जो महिला साक्षरता है वो रोहतास में सर्वाधिक है, सहरसा में न्यूनतम है। उसके बाद में जो नगरीकृत जिला है पटना, जो नगरीकृत जिला, उसके बाद में समस्तीपुर न्यूनतम है। उसके बाद में गरीब PCI शिवहर है। उसके बाद देखते हैं बिहार में SC ST जनगणना 2011। तो इसका देखते हैं राज्य में SC जनसंख्या कितनी है, ये दी गई है यहाँ पे। उसके बाद में कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या में SC का जो परसेंट है वो 15.9% है। उसके बाद में राज्य में SC जनसंख्या हो गई। उसके बाद में आपकी कुल जनसंख्या में ST का परसेंट कितना? परसेंट ही आपसे पूछेगा, कुल जनसंख्या नहीं पूछेगा यहाँ पे। तो केवल यहाँ पे हम लोग खाली परसेंटेज में देखते हैं। तो कुल जनसंख्या SC की परसेंट कितनी होगी? 15.9% हो गई। उसके बाद में आपकी जो कुल जनसंख्या ST में का प्रतिशत कितना हो गया? 1.3% हो गया। उसके बाद में सर्वाधिक SC जनसंख्या कहाँ पे है? गया में है। उसके बाद में न्यूनतम SC जनसंख्या कहाँ पे है? शिवहर में है।
उसके बाद है सर्वाधिक एससी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कहाँ पे है, गया में है। और न्यूनतम एससी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो किशनगंज में है। उसके बाद है आपका सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद न्यूनतम एसटी जनसंख्या यहाँ पे शिवहर में है। उसके बाद है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत जो है आपका वो पश्चिमी चंपारण यानी संथाल में है। उसके बाद न्यूनतम एसटी जनसंख्या जो का प्रतिशत जो है कहाँ पे, वो औरंगाबाद में है। उसके बाद देखते हैं बिहार में धर्म। बिहार में धर्म आधारित जनगणना जो 2011 की है, धर्म घटते क्रम में जो जनसंख्या के आधार देखते हैं, सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन है। उसके अंदर जनसंख्या प्रतिशत में कौन है, हिंदू है सबसे पहले, उसके बाद में मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, सिख हो गया, बौद्ध और जैन है। लिंगानुपात में अगर बात करें तो ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, हिंदू, उसके बाद जैन, जैन के बाद सिख, सिख के बाद बौद्ध है। उसके बाद साक्षरता में बात करें तो सबसे ज़्यादा जैन, उसके बाद में फिर सिख है, फिर ईसाई है, उसके बाद बौद्ध है, फिर हिंदू, फिर मुस्लिम। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया ये घटते क्रम में है, ये चीज़ याद रखना आप लोग, यहाँ पे घटते क्रम में दिया गया है। तो ये थी बिहार की जितनी पॉलिसी, बिहार की जनगणना, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन देखे यहाँ पे। तो इससे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक संक्षेप में कोशिश की इसको समझाने की, क्योंकि इतना समय नहीं है आप लोगों के पास पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग केवल संक्षेप में इसको देखा है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिएगा, PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करेंगे, वहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो लिंक है दे दिया गया है उसका। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।